हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्जी एकेडमी। सो जैसा कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चली हुई थी, किसके लिए? HP टेट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने फर्स्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया था। इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर ली थी। उस दिन हमने जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से बनते थे, साथ ही साथ महाजनपद के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन वहाँ से पॉसिबल थे हमने कवर अप किए थे। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हिस्ट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। मौर्य और गुप्ता पीरियड जो है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इन सभी दोनों पीरियड से, दोनों वंशों से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक या घनानंद? ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब सबसे पहले तो मगध साम्राज्य जो हम ये पढ़ेंगे, मौर्य और गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं। कहाँ पे रूल करते थे ये दोनों के दोनों वंश? पहले मौर्य वंश ने किया था शासन, बाद में गुप्ता वंश ने किया है। ठीक है, तो किसके ऊपर किया है? मगध के ऊपर ही जो है इन्होंने शासन किया है। तो मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले की थी बिंबिसार। सो द राइट ऑप्शन इज बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है स्थापना की थी। बिंबिसार कौन से वंश से संबंधित था? तो बिंबिसार जो है हर्यंक वंश से संबंधित था। फर्स्ट रूलर तो बिंबिसार हो गया। लास्ट रूलर कौन था? तो लास्ट रूलर इस वंश का था नागदशक। क्योंकि टेट में ज्यादातर एक्सपेक्टेड ये होता है कि फर्स्ट रूलर एंड लास्ट रूलर पूछ सकते हैं एशियंट हिस्ट्री से। ठीक है, सो लास्ट रूलर हर्यंक वंश का था नागदशक। बिंबिसार को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसे और श्रेणिक भी कहा जाता था। इसका टाइटल था श्रेणिक। ठीक है, और इसी तरह से बिंबिसार के बाद नेक्स्ट कौन आता है? अजातशत्रु आया था। इन्हीं के वंश में हर्यंक वंश की बात करें तो अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? कुणिक। जो मगध एम्पायर का ये वंश था, हर्यंक वंश, इसमें सबसे ज्यादा फेमस क्या है कि इस वंश में एक जैसे बिंबिसार है, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया, तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। इसी तरह अजातशत्रु के बाद उदयन आया, तो उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या की थी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन कालाशोक। तो ये हर्यंक वंश के बाद नेक्स्ट जो वंश आया था वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का था ये। ठीक है, घनानंद पढ़ेंगे तो ये शिशुनाग वंश के बाद नेक्स्ट जो वंश आया था नंद वंश। नंद वंश का लास्ट रूलर था घनानंद। ठीक है, नंद वंश का लास्ट रूलर घनानंद। और जो कालाशोक है, इसके बारे में हमने बुद्ध के जो बौद्ध संगीतियां हुई थी उसके बारे में उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि कालाशोक के समय में भी जो है एक बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया? अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बृहद्रथ, उदयन, शिशुनाग, महापद्मनंद। इन चारों में से किसने जो मगध की राजधानी है, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया? तो मगध की राजधानी पहले कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र। तो पहले ये देखे कि पाटलिपुत्र में किसने बनाई थी? पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई थी उदयन ने। मगध की राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उदयन ने बनाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र से वैशाली किसने शिफ्ट की? तो पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग ने जो है स्थानांतरित की थी। एक यही चीज जो है, हमने यही क्वेश्चन एक लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि अवंती को किसने मगध में मिलाया था? तो शिशुनाग ने ही। उसके टाइम पे ही राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट किया गया और इसके समय में ही अवंती को मगध में मिलाया गया। यहाँ पे एक और नाम है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ कौन था? तो ये था लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर था बृहद्रथ। ठीक है, महापद्मनंद अभी हमने घनानंद पढ़ा कि लास्ट रूलर था नंद वंश का। तो फर्स्ट रूलर कौन था?
फर्स्ट रूलर था महापद्म नंद। फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद वंश का फर्स्ट रूलर कौन था? महापद्म नंद। ठीक है, इसके डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर शासन था। जब सिकंदर ने जो है भारत पर, सिकंदर द ग्रेट, अगर आपने सुना हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, उसने भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध पर किस वंश का शासन था? सबसे पहले सिकंदर के बारे में देखते हैं। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ भारत पर? हम बोल रहे हैं भारत का आक्रमण डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका भारत पर आक्रमण हुआ 326 बीसी में। 326 बीसी में जो है भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। अब भारत पर आक्रमण किया है तो ये रूलर कहाँ का है ये पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं टेट में। ये था मैक्डोनिया का रूलर, मैक्डोनिया से आया था ये भारत पर आक्रमण करने। जब भारत पर आक्रमण करने आया तो इसका एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच में। पोरस वर्सेस सिकंदर ये युद्ध हुआ था, और कौन जीता था इसमें? सिकंदर जीता था। पोरस जो है इसमें हार गया था। ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये युद्ध सबसे ज्यादा फेमस है और टेट में आ सकता है, क्योंकि बहुत बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन में आता है। तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। अब जब सिकंदर इंडिया में आया तो इंडिया में वो वापस क्यों चला गया, मगध तक क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था, और नंद जो है बहुत ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी उस टाइम पे। एक ये भी था कि इनकी जो राजधानी थी वो घिरी हुई थी पूरी तरह से पहाड़ियों की ओर से, तो इनकी जो सेना थी, सिकंदर की सेना ने पहले ही हार मान ली थी कि हम जो है आगे बढ़ेंगे नहीं। कौन सी नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया था, और ब्यास नदी के किनारे ही सिकंदर ने 12 स्तंभ बनवाए थे इस याद में कि वो ब्यास नदी तक पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। तो यहाँ पे हर्यंक वंश के बारे में हमने पढ़ लिया, मौर्य वंश के बारे में हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन है, मगध का अंतिम महान शासक राजवंश। वंश के बारे में पूछा हुआ है कि मगध पर शासन करने वाला अंतिम महान वंश कौन सा था। ठीक है, तो अंतिम महान वंश इनमें से कौन सा था? शुंग था, मौर्य था, कण्व था या गुप्त था? स्टार्टिंग में हमने अब हर्यंक के बारे में पढ़ लिया है, हर्यंक और शिशुनाग, देन नंद वंश, उसके बाद जो है मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा देखा। तो ये सारे तो स्टार्टिंग के है, इसने अंतिम पूछा हुआ है, तो अंतिम कौन सा होगा? अंतिम है यहाँ पर गुप्ता एम्पायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम मौर्य और गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये सारे के सारे जितने भी हम इसमें वंश पढ़ेंगे, ज्यादातर वंशों ने किसके ऊपर शासन किया है? मगध के ऊपर शासन किया है। तो मगध पर शासन करने वाला लास्ट जो महान वंश था वो गुप्ता वंश है। ठीक है, इसमें से शुंग वंश का, अगर हम शुंग वंश आया था मौर्यों के बाद जो है जस्ट बाद शुंग वंश आया था। किसने इसकी स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट रूलर पूछ लिया जाता है, तो शुंग वंश का प्रथम रूलर था पुष्यमित्र शुंग, और इसका लास्ट रूलर था देवभूति। देवभूति। इसी तरह से जो कण्व वंश है, इसका फर्स्ट रूलर था, कण्व वंश आया था शुंग वंश के बाद, और जो कण्व वंश है इसका फर्स्ट रूलर वासुदेव, एंड लास्ट रूलर सुशर्मा था। ठीक है, गुप्त का फर्स्ट रूलर श्रीगुप्त, एंड लास्ट रूलर इज विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये सारे के सारे एम्पायर, इनके फर्स्ट एंड लास्ट रूलर जो है हमने यहीं पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन इज, कनिष्क के शासनकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधि का केंद्र मगध से कहां स्थानांतरित हो गया? तो जो राजनीतिक गतिविधि का स्थान था पहले कहां पे था? मगध। उसके बाद कहां पे स्थानांतरित हो गया?
तो हम जब रूल लेके चलते हैं, हमने कहा कि मगध एम्पायर जो है, मगध के ऊपर जो है सारे के सारे वंशजों ने राज किया है। तो कौन सा किसके समय में, मतलब यहाँ पे दे रखा है कनिष्क, कनिष्क के समय में जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा रूल किया गया या कहाँ पे किसे राजधानी बनाया गया, ऐसे ले सकते हैं। तो राजधानी कनिष्क के समय में ना दिल्ली थी, अयोध्या भी नहीं थी, कन्नौज भी नहीं थी, कौन सी थी, पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है पेशावर, पुरुषपुर किसका पुराना नाम है, पेशावर का पुराना नाम है, ठीक है। और पुरुषपुर को ही क्या बनाया था, कनिष्क ने राजधानी। ये आती है फर्स्ट, सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे था। कनिष्क ने 2 राजधानियां बनाई थी। सेकंड कैपिटल बनाई गई मथुरा, ठीक है। कनिष्क ने सेकंड कैपिटल मथुरा में बनाई थी। कनिष्क और किसके लिए फेमस है, तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, और इसके समय में क्या हुई थी, बौद्ध धर्म की संगीति भी हुई थी, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन इज, मेगस्थनीज एक महान इतिहासकार ने 4वीं शताब्दी बीसी ईसा पूर्व में डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया। तो किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कहाँ से आया था, पहली बात तो ये कौन है, एक हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन है। इसे किसने भेजा था, तो मेगस्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने जो है मेगस्थनीज को भेजा था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये सिकंदर महान का, सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का क्या था, सेनापति था, ठीक है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने किसे भेजा था, मेगस्थनीज को। कहाँ पे भेजा है, तो यही यहाँ पे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है 4th सेंचुरी बीसी में कौन आया था, मेगस्थनीज आया था। और नेक्स्ट वन अशोक। अशोक भी जो है मौर्य वंश का ही महान शासक है, ये बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था, ठीक है। बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था, आजीविका। आजीविका की एक बात यह है कि किसने, फाउंडर कौन है, बुद्ध और जैन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। इसके फाउंडर थे मखलिपुत्र घोषाल, मखलिपुत्र घोषाल। ठीक है। अब इसी के साथ अशोक, बिंदुसार हो गया। मेगस्थनीज के बारे में यहाँ पे है कि मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था इंडिया में, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा है। लेकिन मेगस्थनीज ने क्या किया था, इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, बुक लिखेगा। कौन सी बुक लिखी थी, तो इसके समय की जो बुक है वो है इंडिका। इंडिका नामक बुक लिखी थी, जिसमें इसने सारे के सारे मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी, डिटेल जो है जानकारी दी थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्न का हिस्सा नहीं था। अब इनमें से कौन जो है नवरत्न का हिस्सा नहीं था, देखिए वारारुचि तो था, कालिदास भी थे, क्षपणक भी थे, सूरदास। सूरदास जब हम पढ़ेंगे मिडिएवल हिस्ट्री तो वहां पर आता है भक्ति संप्रदाय, जब हम भक्ति आंदोलन करेंगे उस टाइम पे आता है कि सूरदास जो है बहुत फेमस राइटर थे, बहुत फेमस संत थे, ठीक है। इन्होंने सूर सागर, साहित्य लहरी जैसी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। लेकिन ये एशियन हिस्ट्री में हम इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। सो विक्रमादित्य किसकी उपाधि है यहाँ पे, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त II की उपाधि है, ठीक है। तो सूर सागर जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूर सागर इनके दरबार में नहीं थे। कालिदास इनके दरबार में थे, कालिदास थे तो इन्हें और क्या कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर इजी आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। इनकी बुक्स बार बार आती हैं, कौन कौन सी है, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम,
मालविका अग्निमित्रम रघुवंश, ठीक है। और नेक्स्ट एक इसकी इनकी इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। नेक्स्ट अब ये है कालिदास के बारे में। अब और कौन कौन से हैं इनके दरबार में? एक धन्वंतरी भी थे, नवरत्न है। नवरत्न जो है, नवरत्न 9 लोग थे जिनमें धन्वंतरी थे। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, भारतीय आयुर्वेद का जनक। भारतीय आयुर्वेद का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो धन्वंतरी को कहा जाता है, ठीक है। इनके समय में अमर सिंह थे, शंकु, अमर सिंह, अमर सिंह ने बुक लिखी है अमरकोश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नवरत्न थे किनके? विक्रमादित्य के, जिन्हें चंद्रगुप्त 2 को जो है विक्रमादित्य कहा जाता है, तो उनके नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख जो है देवनागरी में, नागरी में, ब्राह्मी लिपि में या फिर ख्रोष्टी लिपि में, कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख, अशोक के समय में सबसे ज्यादा फेमस जो है ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि, ये सबसे ज्यादा फेमस थी। देवनागरी लिपि किसकी है? तो देवनागरी लिपि हमें पता है, हिंदी की लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि। सो हियर राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, ठीक है। ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने ब्राह्मी लिपि की खोज की थी। कब की थी? 1837 में। 1837 में जो है ब्राह्मी लिपि की खोज जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई थी कि अशोक के शिलालेखों में इसका यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखिए, नेक्स्ट वन चलते हैं 9th क्वेश्चन। किसे देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा इनमें से रूलर है? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या धनानंद? चारों में से किसे जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है? तो देवों के प्रिय प्रियदर्शनी जो है ये कहा जाता है सम्राट अशोक को। अशोक को जो है ये नाम दिया गया है प्रियदर्शनी। इसमें से अशोक के समय में अगर हम देखें, अशोक ने एक युद्ध लड़ा था प्रसिद्ध कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया है इसके द्वारा? 261 BC में जो है ये युद्ध लड़ा गया है। और अशोक किस धर्म को फॉलो करता था? बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, ठीक है। कनिष्क और अशोक दोनों ही बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। चंद्रगुप्त जो है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अभी हमने डिस्कस किया है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, जैन, हिंदू या इस्लाम? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी, जैन धर्म में हमने एक चीज पढ़ी थी, संलेखना। संलेखना में जो है निराहार और निर्जल रहकर अपने शरीर का त्याग किया जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। किसके प्रभाव में आकर इसने अपनाया था? तो भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, और इसने अपने जो संलेखना द्वारा प्राण दिए वो कहाँ पे दिए? श्रवणबेला गोला। तो श्रवणबेलागोला नामक जगह पे जो है इन्होंने अपने प्राण दिए थे, ठीक है, संलेखना की प्रोसेस से। बुद्ध धर्म को कौन मानता है? अभी लिखा हमने बुद्ध धर्म को जो है अशोक जो है बुद्ध धर्म का फॉलोअर था। इस्लाम में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इलाही संवत के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। इलाही संवत कब शुरू किया गया था? तो इलाही संवत शुरू किया गया था 622 AD में, 622 ईस्वी में जो है इलाही संवत शुरू किया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
भिक्षु जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया। ऐसे कौन से भिक्षु थे, ऐसे कौन से बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने जो है अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया। तो अभी हमने लिखा कि अशोक किससे रिलेटेड है, कलिंग युद्ध किया था, कब किया था, 261 बीसी में किया था। 261 बीसी में जो कलिंग युद्ध हुआ है, इससे कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा जो है बहुत से सैनिक मारे गए थे, जिससे कि अशोक को लगा कि इतना वहां पे उसे जो है ये रियलाइजेशन हुआ कि इतना ज्यादा जो है युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, इतने ज्यादा युद्ध से इतने ज्यादा लोग मारे गए, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, वहां से उसने समझना शुरू किया था और उसके बाद ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और किसके प्रभाव में आकर, तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो है उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। विष्णुगुप्त यहाँ पे कौन है, तो विष्णुगुप्त से रिलेटेड एक तो हमने पढ़ा अभी गुप्ता साम्राज्य का लास्ट रूलर, दूसरा है विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य का भी नाम है। कौटिल्य किसका नाम है, कौटिल्य चाणक्य का नाम है। चाणक्य के दो नाम और आ गए, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। कौन थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। What was the main language of Mauryan? मौर्य साम्राज्य की मेन लैंग्वेज कौन सी थी, तो मौर्य साम्राज्य की मेन लैंग्वेज थी मौर्य में, यहाँ पे देखिए पाली। पाली जो है वो कौन सी थी, बौद्ध धर्म की मेन लैंग्वेज थी। बुद्ध के वचन जो है वो सबसे ज्यादा किसमें थे, पाली लैंग्वेज में जो है उनके उपदेश दिए गए हैं। और यहाँ पर मौर्य पीरियड की पूछी हुई है, मौर्यों की थी मगधी प्राकृत, या तो वहां पे प्राकृत लिखा हो सकता है और मगध पे ये राज शासन चला हुआ था, इसीलिए इसे जो है मगधी प्राकृत भी कहा जाता है। तो मगधी प्राकृत लैंग्वेज किसकी होगी, मौर्यन पीरियड की। संस्कृत जो है किसकी लैंग्वेज थी, तो संस्कृत लैंग्वेज जो है ये है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत, इसीलिए संस्कृत भाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य साम्राज्य के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। जब मौर्य साम्राज्य चला हुआ था उस टाइम पे शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र देखिए शिक्षा नालंदा, यहाँ पे तक्षशिला सबसे पुराना, अगर पूछा जाए ये भी एक क्वेश्चन है कि सबसे पुराना शिक्षा का केंद्र कौन सा था, तो सबसे पुराना शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, और कब था, तो मौर्य साम्राज्य के समय में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य ऑलमोस्ट 4 सेंचुरी बीसी जो है कौन सा था, मौर्य साम्राज्य था, और उस टाइम पे तक्षशिला बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, प्रसिद्ध था। इवन ये भी माना जाता है कि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कहां पर मिले थे, यहीं पर तक्षशिला में ही जो है पहली बार मिले थे। अब तक्षशिला हो गया मौर्य साम्राज्य का, तो गुप्ता साम्राज्य का कौन सा है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नालंदा, ये गुप्ता साम्राज्य का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है। गुप्त पीरियड के समय जब गुप्ता समय आया उस टाइम पे नालंदा में किसकी शिक्षा दी जाती है, बौद्ध धर्म की शिक्षा। इवन इस टाइम पे नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चीनी यात्री भी आ रहे थे। ठीक है, बाहर से चीनी यात्री यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन, चारों में वैसे उज्जैन के बारे में अगर हम देखें तो उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन तक हमने कर लिया डिस्कस। नेक्स्ट वन करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो ये तो आप बता सकते हैं आराम से, कौन थे, विशाखादत्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या सुकरात। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य के प्रभाव में आकर ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है इतने बड़े सम्राट बने थे और उन्हीं को जो है फॉलो करते थे। चाणक्य के बारे में क्या क्या है, नाम हमने अभी डिस्कस कर लिए पीछे। चाणक्य ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, कौन सी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक जो है इसमें
इसमें सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं दी गई थी, इसमें मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी गुप्तचर प्रणाली, मतलब छोटी से छोटी चीज भी दी गई थी इस अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है, तो चाणक्य को जो है इनकी मकैयावेली कहा जाता है, और इनकी बुक को क्या कहा जाता है, प्रिंस। चाणक्य की बुक जो अर्थशास्त्र है इसे प्रिंस कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे थे, मैकियावेली और उनकी बुक प्रिंस, उन्हीं से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, विशाखा दत्त यहाँ पे दिया गया है। विशाखा दत्त की पुस्तक कौन सी है, तो विशाखा दत्त की 2 पुस्तक फेमस है और ये आ भी जाती हैं टेस्ट में, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया है। मेगस्थनीज इंडिका आप पढ़ चुके हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, किस मौर्य राजा ने अमित्रघात की उपाधि ली थी। अब इन चारों राजाओं में से कौन सा ऐसा मौर्य रूलर था जिसने अमित्रघात की उपाधि ली थी। अजातशत्रु हर्यक वंश का है, चलो तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि मौर्य राजा पूछा हुआ है। ठीक है, बिंबिसार भी हर्यक वंश का है तो ये भी नहीं आ सकता। अशोक या बिंदुसार, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बिंदुसार। बिंदुसार ने जो है अमित्रघात की उपाधि ली थी। फॉलोअर किसके थे, आजीविका के। अशोक किसके फॉलोअर थे, बौद्ध धर्म के। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था, ये हमने पहले ही कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह अशोक का पुत्र कौन था जिनसे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश भेजा गया। जिसे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश भेजा गया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पुत्र था अशोक का जिसे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश भेजा गया। पहली बात, विदेश कहाँ पे भेजा गया था, श्रीलंका में। विदेश जो है श्रीलंका में भेजा गया था। ठीक है, श्रीलंका में किसे 2 लोगों को भेजा था इसने, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा दोनों ही इसके पुत्र और पुत्री थे अशोक के, और इसने जो है श्रीलंका में उन्हें बौद्ध प्रचार के लिए भेजा था। अब यहाँ पे पूछा गया है, पुत्र पूछा है, तो हम संघमित्रा आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में है, क्या आएगा, महेंद्र ही आएगा। ठीक है, महेंद्र पुत्र है जिसे इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पे भेजा था, विदेश श्रीलंका में भेजा था। और इसने हिमालय में भी भेजा था अपने एक पुत्र को। हिमालय में इसने भेजा था मध्यम को। ठीक है, मध्यम को भेजा गया था। इसका एक पुत्र कुणाल भी था। कुणाल को इसने भेजा था तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने के लिए। इसके समय में जो तक्षशिला का विद्रोह हुआ था उसे शांत करने के लिए इसने किसे भेजा, अपने पुत्र कुणाल को। और बिंदुसार के समय में कौन गया था, बिंदुसार के समय में अशोक भी गया था और उसका भाई सुशिम, दोनों को ही जो है तक्षशिला में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया था। संघमित्रा पता चल गया, संघमित्रा भी इसके साथ कहाँ पे गई थी, श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए। हरिसेन, तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का एक दरबारी है। समुद्रगुप्त का दरबारी है जिसने एक अभिलेख लिखा था समुद्रगुप्त के लिए। आनंद, तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, आनंद जो है महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। ठीक है, इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आ गया, तो मौर्य वंश के बाद जो है मैंने आपको पहले आई थिंक बता दिया हमने यहाँ पे कि मौर्य के बाद शुंग वंश ने जो है शासन किया था किसके ऊपर, मगध के ऊपर। और शुंग वंश का संस्थापक, इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, शुंग वंश। संस्थापक कौन था, पुष्यभूति शुंग। पहले बता दिया आपको इसका फर्स्ट एंड लास्ट रूलर। फर्स्ट रूलर कौन है, पुष्यभूति शुंग। सातवाहन वंश,
शुंग वंश के बाद देखो ये फर्स्ट नंबर पे शुंग वंश आया मौर्यों के बाद, सेकंड नंबर पे कण्व, इसके बारे में भी आपको बता दिया संस्थापक कौन है, लास्ट रूलर कौन है। थर्ड नंबर पे आता है सातवाहन। सातवाहनों का फर्स्ट रूलर या संस्थापक था शिमुक, ठीक है। और सातवाहनों का लास्ट रूलर कौन था, तो इसका लास्ट रूलर था पुलवामी IV। इसका लास्ट रूलर पुलवामी IV था, ठीक है, पुलवामी IV। नंदवंश, तो नंदवंश को आपको बता दिया। नंदवंश का संस्थापक कौन था, नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद। लास्ट रूलर घनानंद, घनानंद को हराकर ही आगे जो है मौर्य एम्पायर आया था, ठीक है। मौर्य एम्पायर किसे हराकर आया है, नंदवंश के बाद मौर्य एम्पायर आया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। अब ये 4 वंश दिए गए हैं, इन 4 वंशों में से किसने जो है शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक तो इसमें आता है कि फर्स्ट, पहले व्यक्ति, पहला वंश जिसने सोने के सिक्के जारी किए, या फिर इन लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा नंबर में जो है किसने सोने के सिक्के जारी किए, या फिर प्योर फॉर्म में किसने सोने के सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले है निम्नलिखित में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध पूछा हुआ है यहाँ पे, तो प्योर देखिए किसने किए थे, कुषाण वंश ने। कुषाणों ने जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अब सबसे पहले किसने चलाए थे, तो सबसे पहले सोने के सिक्कों की शुरुआत की गई है इंडो ग्रीक के द्वारा। नेक्स्ट वन है लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा संख्या में किसने चलाए हैं, तो गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता पीरियड के टाइम पे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, कुषाण ने जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं। अब यहाँ पे एक सातवाहन भी दिया गया है, तो सातवाहनों ने क्या चलाए हैं, इन्होंने सीसे के सिक्के। अगर क्वेश्चन आ जाए सीसे के सिक्के किसने चलाए हैं, सातवाहनों ने चलाए हैं। और सातवाहनों का जो सातवाहन है ये किस तरह का साम्राज्य चलाते थे, मातृसत्तात्मक। इनकी कुछ शासन व्यवस्था जो थी वो थी मातृसत्तात्मक, क्योंकि ये अपने नाम के साथ माता का नाम लगाते थे, ठीक है। शकों का जो है सबसे फेमस रूलर, शक जो है इंडिया में बाहर से आए थे, बाहर से आकर उन्होंने रूल किया था। पहला जो है शकों का था मोअ, और फेमस रूलर है रुद्रदमन, उसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कुषाण राजा कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो कुषाण राजा जो कनिष्क है इसका राज्याभिषेक 178 BC, 101 AD, 57 BC या 78 AD, किस समय जो है कुषाण राजा का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध रूलर है, बौद्ध धर्म को मानता है, पहले ही बता दिया है। राज्याभिषेक इसका फेमस है क्योंकि अपने राज्याभिषेक के दिन इसने एक संवत शुरू किया था, शक संवत। कौन सा संवत शुरू किया गया है, शक संवत। किसके द्वारा शुरू किया गया है, कनिष्क के द्वारा। कब, 78 AD, राइट ऑप्शन इज डी, ठीक है। 78 AD में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, तब इसने जो है शक संवत की शुरुआत की। शक संवत किसके द्वारा अपनाया गया है, तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, भारतीयों द्वारा, जो भारतीय शासन व्यवस्था है, भारतीय सरकार द्वारा जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है, शक संवत है। कब से स्टार्ट हुआ है, 78 AD कनिष्क ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट मंथ कब होता है, फर्स्ट मंथ इज फर्स्ट मंथ इसका होता है चैत्र, ठीक है। चैत्र जो है इसका पहला महीना मंथ होता है। उसके बाद जो है लास्ट मंथ कौन सा होता है, लास्ट मंथ होता है फागुन। अडॉप्ट कब किया गया था, तो शक संवत वॉज अडॉप्टेड इन 22 मार्च 1957।
22 मार्च 1957। अब ये हो गया शक संवत के बारे में सब कुछ। नेक्स्ट वन इज 57 BC पे देखते हैं। 57 BC में कौन सा संवत शुरू हुआ था? विक्रमी संवत जो है 57 BC को शुरू किया गया था, और यही पहला शासक था जिसने इस विक्रमी संवत को शुरू किया। उसने पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो हम उन्हें विक्रमादित्य ही कह सकते हैं क्योंकि उनका नाम जो है कहीं पे भी मेंशन नहीं है। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, जिन्होंने 57 BC में विक्रमी संवत की शुरुआत की। अगर हमें प्रेजेंट टाइम से विक्रमी संवत या शक संवत निकालना हो, शक संवत का ईयर निकालना है तो 78 को माइनस कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट ईयर अगर हमें निकालना है तो 2023 में से जो है 78 माइनस कर देंगे। अगर विक्रमी संवत का ईयर निकालना है तो हम 2023 में 57 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज अब इसके बाद नेक्स्ट वन, एक इलाही संवत के बारे में हमने पढ़ लिया है। गुप्त संवत भी आता है। गुप्ता पीरियड के टाइम पे गुप्त संवत शुरू किया गया था चंद्रगुप्त वन के द्वारा। उसने किया था 319-20 गुप्ता पीरियड में है, एडी में चलाया गया था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है इसमें? है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का विस्तार भारत के बाहर भी हुआ था? तो इनमें से किसका विस्तार जो है भारत के बाहर भी हुआ था? इंडिया में तो हमने ये पढ़े ही है, गुप्ता, मौर्य। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है इनमें से जो कि भारत के बाहर भी फैला था? गुप्त साम्राज्य नहीं, ये तो मगध पर ही था। मौर्य भी मगध पर ही था। कुषाण भी जो है मगध पर ही था, लेकिन कुषाण के टाइम पे एक आता है कि इसके समय में एक फेमस रूट जो है वो चाइना के साथ बनाया गया था। चाइना के साथ फेमस व्यापार किया जाता था और इसी के साथ माना जाता है कि चाइना में कुषाण वंश भी राज करता था कुछ एरिया के ऊपर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा था जो कि भारत के बाहर भी फैला हुआ था? कुषाण वंश। ठीक है, गुप्त साम्राज्य जो है वो इंडिया तक ही फैला हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है अश्वघोष किसके समकालीन थे? ठीक है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो फेमस रूलर अश्वघोष। पहले तो ये किसके राइटर हैं और क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक राइटर हैं। किसके समय के राइटर हैं अश्वघोष? तो अश्वघोष कनिष्क के समय के राइटर हैं। राइट ऑप्शन इज सी, अश्वघोष कनिष्क के समय में जो है इन्होंने एक प्रसिद्ध बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र को और क्या कहा जाता है? बौद्धों की रामायण। ठीक है, एक और आता है इंपॉर्टेंट। इन्हीं के साथ कनिष्क के समय में एक और राइटर थे जिनका नाम था वसुमित्र। अगर आपको याद हो, फोर्थ बौद्ध संगीति जो है इन्होंने की थी प्रिसाइड। वसुमित्र ने बुक लिखी है महाविभाष इज नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? बौद्धों का विश्वकोश। किसे कहा जाता है? वसुमित्र को कहा जाता है। कनिष्क के समय में, हर्षवर्धन के समय में जो है, हर्षवर्धन के समय में अलग से राइटर थे। और नेक्स्ट है चंद्रगुप्त टू। विक्रमादित्य की उपाधि हमने अभी डिस्कस की, किसे दी गई है? चंद्रगुप्त टू। गुप्त साम्राज्य का बहुत ही फेमस राजा था चंद्रगुप्त टू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वह कला शैली जो भारत और यूनानी विशेषताओं को जोड़ता है कहलाती है। ठीक है, भारत और यूनानी विशेषताओं को जोड़ने वाली कला शैली को क्या कहा जाता है? कला है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में आपने नागर कला सुन रखा होगा, शिखर सुन रखा है, ये तो कला शैलियाँ हम मंदिरों में भी पढ़ते हैं कि मंदिरों के स्टाइल्स हैं। ठीक है, गांधार। अब यहाँ पे कला शैली पूछी हुई है, तो इन चारों में कौन सी कला शैली फेमस है? शिखर, बेरा, गांधार या नागर? तो भारत और यूनानी इन दोनों का जो मिक्सचर है वो कौन सी कला शैली में है? गांधार कला शैली। किसके समय में सबसे ज्यादा फेमस थी?
तो कनिष्क के समय में, कुषाणों के समय, अगर साम्राज्य पूछा जाए कुषाण, अगर समय पूछा जाए तो राजा पूछा जाए तो कनिष्क। और कनिष्क के समय में जो है कौन सा राजा, कौन सी थी, एक तो गांधार कला शैली थी, दूसरी कौन सी थी, मथुरा। हमने कनिष्क के टाइम पे 2 इसकी राजधानियां भी पढ़ी, पुरुषपुर और मथुरा, और मथुरा शैली भी जो है फेमस थी कनिष्क के समय में, कुषाण वंश के समय में। ठीक है, चलिए नागर शैली से रिलेटेड आ जाए तो ये उत्तर भारत में जो है जितने भी मंदिर हैं उन्हें यही कंसीडर किया जाता है कि वो कौन सी शैली में बने हैं, नागर शैली में बने हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 में दे रखा है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में है। आंध्र प्रदेश में जो है सातवाहन राजा रूल करते थे, तो उनकी सबसे लंबी सूची इनमें से कौन से पुराण में दी गई है, ये बात पूछी गई है। तो कौन से पुराण में दी गई है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सबसे लंबी सूची दी गई है। एक इससे रिलेटेड है कि ये क्या है, सबसे पुराना पुराण, प्राचीन। और टोटल पुराण कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पुराणास हैं 18। हमारी एशियंट हिस्ट्री में कितने पुराण है, टोटल 18 पुराण है, जिनमें से मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि विष्णु के 10 अवतारों के बारे में कौन से पुराण में कहा गया है, तो मत्स्य पुराण में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, सो 23 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 24th क्वेश्चन की ओर। 24th क्वेश्चन इज, राजा खारवेल का संबंध किससे है। राजा खारवेल का संबंध किससे है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिरनार का स्तंभ शिलालेख, जूनागढ़ का स्तंभ शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख, सारनाथ अभिलेख। ठीक है, इन चारों अभिलेखों में से जो राजा खारवेल है उनका संबंध किससे है, तो इन चारों में से जो है, पहले तो राजा खारवेल कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के राजा हैं, कलिंग के, जिसके ऊपर किसने आक्रमण किया था, अशोक ने 261 BC में अटैक किया था, जिसके बाद उसने बुद्धिज्म अपनाया था। तो इन चारों में से गिरनार का स्तंभ लेख है, जूनागढ़, हाथी गुम्फा या सारनाथ। सो इसमें से हाथी गुम्फा शिलालेख जो है वो किससे रिलेटेड है, राजा खारवेल, या फिर राजा खारवेल हाथी गुम्फा शिलालेख से संबंधित है। और आता है इसमें हाथी गुम्फा शिलालेख में क्या मिलता है, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख, सबसे पहले उल्लेख भारत का कौन से शिलालेख में मिला था, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में या हाथी गुम्फा शिलालेख में इसका सबसे पहले जानकारी मिलती है। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है, किस राजा से रिलेटेड है, तो ये है रुद्रदमन। रुद्रदमन जो है शासक थे, शक शासक थे ये फेमस। ठीक है, शक शासक ने ही जो है जूनागढ़ अभिलेख के में जो है इन्होंने बताया था, रुद्रदमन ने जो है रुद्रदमन से संबंधित जो भी जानकारी है वो जूनागढ़ अभिलेख में दी गई है। नेक्स्ट है सारनाथ अभिलेख। तो सारनाथ नाम से हमें ये पता चलता है कि अशोक ने सारनाथ में एक जो अभिलेख रखा था, अशोक का जो स्तंभ रखा गया था, ठीक है, वही हमने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। अशोक स्तंभ जो सारनाथ में स्थापित है उसके जो ऊपरी हिस्सा है उसे हमने जो है अपना राष्ट्रीय सिंबल, नेशनल सिंबल लिया है, नेशनल एम्बलम जो बोला जाता है। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से, नेशनल एम्बलम। ठीक है, नेशनल एम्बलम जो है यहाँ पे लिया गया है। अब नेक्स्ट वन, और सारनाथ में क्या हुआ था, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन इज, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी साथ साथ में आप नोट करते चलिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन से भी जो एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है वो भी वही क्वेश्चंस है जो कि रिपीटेड आते रहे हैं। जैसे कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चर्क किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। तो चर्क किसके थे, फेमस दरबारी चिकित्सक, हर्ष के,
चंद्रगुप्त के, अशोक या कनिष्क। चर्क, चर्क के नाम से बता दे किससे रिलेटेड थे ये, तो ये एक चिकित्सक थे, डॉक्टर। किसके दरबार में डॉक्टर या राजवैद्य थे, तो ये थे कनिष्क के चर्क जो है कनिष्क के दरबार में जो है ये राजवैद्य थे। कनिष्क के दरबार में सबसे बड़े राजवैद्य कौन थे, चर्क थे। चर्क ने और किस चीज की रचना की है, चर्क संहिता की रचना की है। चर्क संहिता की रचना किसके द्वारा की गई है, चर्क के द्वारा की गई है, ठीक है। और धन्वंतरी आपको बता दिया पहले ही कि आयुर्वेद के जनक जो है वो किसे कहा गया है, धन्वंतरी को कहा गया है। हर्ष और अशोक के बारे में, हर्ष के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, अशोक के बारे में काफी हद तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, हु ऑफ द फॉलोइंग डेडिकेटेड द केव्स एंड नागार्जुनी हिल्स टू द आजीविका। निम्नलिखित में से किसने गुफाओं और नागार्जुनी पहाड़ियों को आजीविकों को समर्पित किया, तो आजीविक कौन था फॉलोअर आजीविकों का, बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो आजीविकों का फॉलोअर था, लेकिन उसने भी आजीविकों को पहाड़ियां नहीं दी। उस आजीविकों को जो पहाड़ियां हैं वो किनके द्वारा दी गई थी, कुणाल, दशरथ, संप्रति या इंद्रपालित। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन है दशरथ। दशरथ कौन था, तो दशरथ था जो सम्राट अशोक है उसका पौत्र। सम्राट अशोक का पुत्र था कुणाल। कुणाल को जो है मरवा दिया गया था, कुणाल की हत्या हो गई थी। अभी बताया आपको तक्षशिला भेजा गया था, इसका आगे बेटा था दशरथ। तो दशरथ ने जो है नागार्जुनी पहाड़ियों पे जो है आजीविकों को ये वहां पे गुफा बनाने की अनुमति दी थी, नागार्जुनी पहाड़ियों पर, ठीक है। इनमें से कुणाल के बारे में अभी बताया आपको, कुणाल कौन था, अशोक का पुत्र था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी जो है एक फेमस बुक है, ठीक है, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, कादम्बरी की रचना की गई थी बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट ने और कौन सी बुक लिखी है, कादम्बरी के साथ साथ इसने हर्षचरित की भी रचना की है। हर्ष के बारे में जो जानकारी है वो किसने दी है, बाणभट्ट ने दी है। भास्कर वर्धन तो एक रूलर था, लेकिन अगर हम भास्कर ले, भास्कर भी जो है एक फेमस राइटर थे गुप्ता साम्राज्य में, भास्कर नाम के। भास्कर वर्धन अलग है और भास्कर अलग थे। भास्कर ने लघु भास्कराचार्य और महाभास्कराचार्य की रचना की, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने भाष्य की भी रचना की। किसका टाइम से थे ये, गुप्ता टाइम पर थे। नेक्स्ट 127 के नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित थे। जूनागढ़ शिलालेख अभी आपको बताया है किससे रिलेटेड था, शक राजा था यहाँ पर, रुद्रदमन। तो चारों में से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, रुद्रदमन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त II या गौतमीपुत्र शतकर्णी। अभी डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही, रुद्रदमन शक राजा था, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख का एक आता है कि सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज कौन से अभिलेख में यूज की गई है, तो पहला संस्कृत शिलालेख कौन सा है, जूनागढ़। इसमें जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन झील को रेनोवेट करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि संस्कृत में है। इससे पहले जितने भी शिलालेख लिखे गए वो सारे के सारे प्राकृत लैंग्वेज में थे। गौतमीपुत्र शतकर्णी कौन था, तो ये सातवाहन रूलर था, फेमस सातवाहन रूलर था, और सातवाहनों का सबसे प्रसिद्ध राजा। नाम गौतमीपुत्र क्यों है, अभी आपको बताया था कि जो सातवाहन है, सातवाहन रूलर जो है मातृसत्तात्मक थे। जो इनकी सत्ता थी वो माता के नाम पर सबसे ज्यादा जो है माता को फॉलो करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे भी जो है अपनी माता का नाम लगाया था, गौतमीपुत्र शतकर्णी। बिंबिसार और चंद्रगुप्त II
चंद्रगुप्त 2 गुप्ता साम्राज्य का, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का। सो नेक्स्ट रूलर, कश्मीर में श्रीनगर शहर का निर्माण किसने किया? तो कश्मीर में श्रीनगर शहर किसने बसाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक या फिर पोरस, किसने बसाया था ये शहर? तो जो कश्मीर शहर है इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक ने जो है कश्मीर की स्थापना की थी और कश्मीर में जो है कौन सा? श्रीनगर शहर। श्रीनगर शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। पोरस के बारे में पढ़ चुके हैं। अलेक्जेंडर के समय अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था तो पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का फॉलोअर था और कनिष्क के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30th क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या दिया गया है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किस शासक के शासन के बारे में जानकारी देता है? तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है ये किसके बारे में जानकारी देता है? अब देखिए, इलाहाबाद अगर नाम देखिए, प्रेजेंट टाइम पे इलाहाबाद को क्या कहा जाता है पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे इलाहाबाद को जो है प्रयागराज कहा जाता है। तो प्रयागराज का जो स्तंभ है वो किससे रिलेटेड है? इन चारों में से चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त 2 या समुद्रगुप्त। तो देखिए, प्रयागराज कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है लिखा गया था एक फेमस पर्सन हरिशेन के द्वारा। हरिशेन किसका दरबारी था? तो वो था समुद्रगुप्त का दरबारी था। सो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर एक अशोक स्तंभ है। स्तंभ के ऊपर किसने लिखा है? समुद्रगुप्त के दरबारी हरिशेन ने भी लिखा है। और एक और यहाँ पे आ जाते हैं जहांगीर के समय में भी इसके ऊपर लेख उत्कीर्ण किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? दशावतार, 64 योगिनी, चतुर्भुज या कंदरिया महादेव मंदिर। तो इनमें से कौन सा मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है? 64 योगिनी भी खजुराहो में है, चतुर्भुज मंदिर भी जो है खजुराहो में है, कंदरिया महादेव मंदिर भी खजुराहो में है। केवल एक 10 अवतार मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किनके द्वारा बनाया गया है? ये गुप्त पीरियड में बनाया गया है और ये कहाँ पे है? देवगढ़ झांसी में है। यूपी के देवगढ़ झांसी में पड़ता है 10 अवतार मंदिर। ये तीनों मंदिर जो है ये किनके द्वारा बनाए गए हैं? या फिर अगर पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, खजुराहो जो है खजुराहो मंदिर किनके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर और ये तीनों मंदिर भी, कंदरिया महादेव मंदिर भी किनके द्वारा बनाया गया है? चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? भोक्ता, उपरीक, आयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भुक्ति जो है प्रांत को कहा जाता था और प्रांत मतलब एक राज्य, भुक्ति एक राज्य को कहा जाता था और राज्य का हेड यहाँ पर कौन होता था? तो इट्स राइट आंसर इज उपरीक, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ में है। तो कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चंस जो है हर वर्ष जो टेट में किससे हर बार जो है टेट में किससे पूछे जाते हैं? प्रशासन से भी पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो गुप्ता प्रशासन है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी जो है आप और भी डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है 32 क्वेश्चन के बाद 33 क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के लेखक हरिशेन किस गुप्त शासक के दरबार में कवि थे? तो हमने अभी एक चीज की कि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था और वो किसका प्रमुख दरबारी था? देखिए, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर जो है कुमारगुप्त। तो चारों जो गुप्त सम्राट है किसका हरिशेन एक प्रमुख दरबारी था?
तो समुद्रगुप्त का जो है प्रमुख द्वारी था। इसलिए इस जो अभिलेख है, ये शिलालेख है, इसे क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख। किसका? समुद्रगुप्त का। इसे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, इसमें कुमारगुप्त के बारे में अगर हम करें, कुमारगुप्त के कौन से अभिलेख में इसके बारे में जानकारी दी गई है? कुमारगुप्त के बारे में जानकारी जो है मंदसौर अभिलेख में दी गई। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में जो है इसे उगता हुआ सूरज भी कुछ इस तरह का इसका टाइटल भी है कुमारगुप्त का। रामगुप्त के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि गुप्ता एम्पायर में ज्यादा टाइम पीरियड तक ये रहे नहीं थे। सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34 इज, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इन चारों में से किसको जो है हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, मुगल, गुप्त या चोल। ठीक है, इन चारों में से हिंदू जो है सबसे ज्यादा, अगर हम देखें हिंदुओं के ग्रंथ, वेद, जितने भी वैदिक जो भी ग्रंथ है, उपनिषद है, कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो सारे के सारे जो है वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो जिस साम्राज्य की लैंग्वेज संस्कृत होगी वही हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देगा। और संस्कृत लैंग्वेज अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, किस साम्राज्य की थी? गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग या फिर संस्कृत का स्वर्ण युग भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, कला भी गुप्त साम्राज्य की बहुत ज्यादा फेमस थी। अगर हम एशियन टाइम पे कला की बात करें किसकी थी, तो एशियन टाइम पे गुप्त साम्राज्य जो है वो चित्रकला में काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए 34 के बाद नेक्स्ट वन इज 35th क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया? तो गुप्त काल में कौन सा यात्री आया था? हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या ली कसियू। चारों में से कौन सा ऐसा यात्री है, चीनी यात्री है, जो कि गुप्त समय में, चारों में से कौन सा ऐसा चीनी यात्री है जो जिसने भारत का दौरा किया था? हेनसांग ने, फाहियान, इत्सिंग या ली कसियू ने। तो इनमें से राइट ऑप्शन है फाहियान। इसको इनडायरेक्ट वे में ऐसे पूछा जा सकता है कि फाहियान ने किसके समय में यात्रा की थी? तो कौन थे? चंद्रगुप्त II या विक्रमादित्य, जिन्हें और क्या कहा जाता है? देवगुप्त भी कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि देवराज किसका टाइटल था? देवगुप्त किसका टाइटल था? तो ये किसका टाइटल था? चंद्रगुप्त II का टाइटल था। विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज, फाहियान ने इनके समय में यात्रा की थी। कब से कब तक रहा था ये? तो ये 399 में ये आया था और ये रहा था 414 AD तक जो है ये रहा था। ठीक है, और इसी टाइम पे फाहियान आया किस लिए था? फाहियान ने जो है इसने भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं 36th क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक इनमें से कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है कुमारगुप्त, सेकंड वन इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब कि चंद्रगुप्त सेकंड, थर्ड ऑप्शन है सी धर्मपाल एंड फोर्थ वन इज पुष्यगुप्त। इन चारों में से कौन नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त के द्वारा जो है एस्टेब्लिश की गई थी। कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मंदसौर अभिलेख से हमें जो है मिलती है। ठीक है, इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक तो ये थे। ठीक है, खत्म किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने जो है इस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म किया गया था। सेम इसने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी खत्म किया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये धर्मपाल के द्वारा संस्थापित, इसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोनों ही जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, दोनों ही कौन से धर्म से रिलेटेड थी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड। दोनों जगह पे जो है बौद्ध धर्म की जानकारी दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37
7th क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ द एशियंट इंडिया। तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है ये किस व्यक्ति को कहा जाता था? पहले तो ये बात कही किसने है? ये बात कही है V.A. स्मिथ ने। और किसके लिए ये बात कही है? V.A. स्मिथ ने किसे कहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समरशतः, समरशतः का मतलब होता है 100 युद्धों का विजेता। ठीक है, साथ ही साथ समुद्रगुप्त फेमस है। इसके राज्यकाल में अगर हम देखें 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके समय में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, सेकंड वन इसे नेपोलियन कहा जाता है, थर्ड वन इसके सिक्कों पर इसे जो है वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है? तो वो दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी? कुषाण, गुप्त, मौर्य या चालुक्य? तो चारों में से किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं बनी थी? अजंता की टोटल गुफाएं कितनी हैं? तो अजंता की टोटल 29 जो है गुफाएं हैं। ठीक है, टोटल गुफाएं 29 किसके समय में बनी है? कुषाण के समय में, गुप्त, मौर्य या चालुक्य? तो ये गुप्ता के समय में बनी है। और गुप्त से संबंधित इन 29 में से कौन कौन सी है? 16, 17 और 19। ये जो गुफाएं हैं इनमें किसके बारे में बताया गया है? जातक कथाएं। जातक कथाएं 70 नामक जो गुफा है उसमें जातक कथाओं के बारे में बताया गया। जातक कथाएं किससे संबंधित है? लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट हमारा लेक्चर लगा था उसमें पढ़ा था हमने, जातक बौद्ध से संबंधित है, आगम जो है वो जैन से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो जातक कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित कथाएं कहाँ पे हैं? अजंता की गुफा नंबर 17 में दिए गए हैं। और ये जो है कौन से साम्राज्य से संबंधित है? गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। चालुक्यों का अगर फेमस रूलर है तो पुलकेशन II। पुलकेशन II के बारे में पढ़ेंगे कि पुलकेशन II ने जो है किसे हराया था? ने हर्ष को हराया। हर्ष का जब दक्षिण अभियान चला हुआ था तो पुलकेशन II ने उसे हरा दिया था। ठीक है, सो दिस वन इज अजंता के बारे में ये सब कुछ। और नेक्स्ट हम करते हैं 39th क्वेश्चन है, किसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? ठीक है, लिच्छवी का दोहित्र इनमें से किसे कहा जाता है? लिच्छवी है। ठीक है, लिच्छवी का दोहित्र किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो एक देखिए, श्रीगुप्त के बाद हमने, श्रीगुप्त जो है किसका संस्थापक था? गुप्त साम्राज्य। उसके बाद जो फेमस रूलर आता है वो आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की शादी हुई थी कुमार देवी से। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, तो जो कुमार देवी का पुत्र होगा वही कौन कहलाएगा? लिच्छवी दोहित्र कहलाएगा। इसका पुत्र था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, सती प्रथा का पहला अभिलेख संदर्भ पाया गया है। जो सती प्रथा है इसके बारे में सबसे पहले लिखित अवशेष कौन से अभिलेख से हमें जो है लिखित जानकारी इसके बारे में मिलती है? जूनागढ़, मंदसौर, एरन या सांची? चारों में से कौन से अभिलेख में जो है लिखित जानकारी दी गई है कि जो सती प्रथा जो है इसे फॉलो किया गया था? तो इन चारों में से मिलती है एरन। एरन अभिलेख किसका अभिलेख था? भानुगुप्त का। भानुगुप्त का ये अभिलेख था। यहाँ पे क्या बताया गया था? सती प्रथा, सबसे पहले सती होने वाली थी गोपराज, एक सैनिक था गोपराज की पत्नी, उसके बारे में बताया गया था कि, और
कौन से अभिलेख में, मेन ये है कि कौन से अभिलेख में, तो एरन अभिलेख में बताया गया था। मंदसौर आपको पहले ही बता दिया। कुमारगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ पे दी गई है, मंदसौर में दी गई है। जूनागढ़ में रुद्रदमन के बारे में जानकारी है। सांची, सांची में क्या है, तो सांची में अशोक ने क्या बनवाया है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा बनाया गया है, अशोक के द्वारा बनाया गया है। सांची में ही ये स्थापित किया गया है। और सांची कहाँ पे पड़ता है, एमपी में। ठीक है, चलिए ये 40th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41st क्वेश्चन है हमारा। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को हराया था, ऐसा कौन सा गुप्त सम्राट है इनमें से जिसने हूणों को हराया था और जिसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो इनमें से चंद्रगुप्त II, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। रामगुप्त का कुछ समय तक ही टाइम पीरियड है, समुद्रगुप्त का स्टार्टिंग पीरियड था, उस टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं हुआ, और ना ही चंद्रगुप्त II के समय में। तो किसके समय में हूणों ने आक्रमण किया था, स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी लेख से जो है हमें जानकारी मिलती है। तो भीतरी लेख किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित लेख कौन सा है, भीतरी लेख है। हूणों में फेमस रूलर कौन कौन से थे, तो उस समय आए थे तोरमण और मिहिरकुल। ठीक है, अब माना जाता है, ये वक्त कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गुज्जर जो है वो किनके, गुज्जर के वंशज कौन है, तो हूणों को जो है गुज्जर के वंशज कहा जाता है। ठीक है, जो भी गुज्जर साम्राज्य, आगे भी हम गुज्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, उनके वंशज किन्हें माना जाता है, उनके वंशज माना जाता है हूणों को। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42nd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है, ऐसा कौन सा शिलालेख है निम्नलिखित में से जो कि एक लौह स्तंभ, लोहे के स्तंभ पर पाया गया है। ये शिलालेख जो है ये दिल्ली के आसपास है, तो इनमें से कौन सा है, मेहरौली, प्रयाग, एरन या जूनागढ़। इसमें से राइट ऑप्शन है मेहरौली। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे कि जो लौह स्तंभ पर पाया जाने वाला शिलालेख कौन सा है, मेहरौली शिलालेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है क्वेश्चन 43। किन शासकों ने सिल्क रूट को नियंत्रित किया। सिल्क रूट किसके बीच में था, इंडिया और चाइना के बीच में था। तो इंडिया और चाइना के बीच, चाइना अदर कंट्री आ गई, कौन सा ऐसा वंश था जो कि दूसरे भारत से बाहर भी फैला हुआ था। तो हमने पहले ये क्वेश्चन एक किया है कि भारत से बाहर फैलने वाला कौन सा वंश था, कुषाण वंश। तो सिल्क रूट से रिलेटेड भी कौन सा वंश हो जाएगा, कुषाण वंश। कुषाण वंश में भी मेनली कौन सा रूलर, कनिष्क। ठीक है, कुषाणों का फेमस रूलर जो है कनिष्क है। ठीक है, इसने, कनिष्क ने एक फेमस चैत्य बनवाया था, कारले का चैत्य, पूना में बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये 43rd क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन में है, गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्त काल में जो प्रांत थे उन्हें कहा जाता था, विधि कहा जाता था, भक्ति कहा जाता था, सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रांत थे, एक राज्य अलग चीज है, प्रांत अलग चीज से जो है मेंशन किया गया है, और प्रांतों को कहा जाता था सरकार। गुप्त काल में प्रांतों को सरकार कहा जाता था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक 2021 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो गुप्ता साम्राज्य के प्रशासन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है हर बार आ रहा है, इसको अच्छी तरह से करके जाना। चलिए 44th के बाद नेक्स्ट है 45th। 45th क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहा जाता है। तो इनमें से किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहा जाता है, समुद्रगुप्त, कनिष्क, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। दूसरा अशोक किस लिए, अशोक किसके लिए फेमस था,
एक तो अशोक सम्राट, अशोक को जो है उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे, और दूसरी चीज युद्ध जो है उसने छोड़ दिए थे 261 BC के बाद, और उसने कौन से धर्म के लिए सबसे ज्यादा अपना सहयोग दिया था, योगदान दिया था? बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, और इनमें से ऐसा कौन सा राजा है, कौन सा ऐसा शासक है जो बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? समुद्रगुप्त का नाम। गुप्त साम्राज्य तो वैसे ही किसके लिए फेमस है? संस्कृत और हिंदुत्व धर्म के लिए फेमस है, तो ना तो समुद्रगुप्त यहाँ पे आएगा और ना ही स्कंदगुप्त। हर्षवर्धन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कनिष्क। कनिष्क के बारे में आपको पहले भी बताया, इसके समय में 4th बौद्ध संगीति हुई है जो कि वसुमित्र ने प्रिसाइड की थी। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी प्रयागराज की, दिल्ली या फिर कन्नौज, एक्सक्यूज मी, सॉरी, चलिए क्या क्वेश्चन था हमारा? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या फिर राजगृह। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सम्राट हर्ष है, उसने अपनी राजधानी थानेश्वर, तो पहले ही राजधानी थी, हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी पहले, बाद में उसने स्थानांतरित की थी कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज जो है हर्ष के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। हर्ष कौन से वंश से संबंधित था? तो हर्ष जो है वर्धन वंश से संबंधित था, वर्धन वंश। ठीक है, हर्षचरित की रचना हमने अभी लिखा, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित और कादंबरी दोनों की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47th क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था? तो इन चारों में से ध्रुवसेन, पुलकेशन II शशांक या भास्कर वर्मा। ध्रुवसेन ने कटवाया, पुलकेशन II शशांक या भास्कर वर्मा। बोधि वृक्ष कहाँ पे था? सबसे पहले तो बोधि वृक्ष जो है वो जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे बैठकर निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, कौन सा वृक्ष था वो? पीपल का वृक्ष था। ठीक है, उसी वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा गया था। और बोधि वृक्ष जो है किसके द्वारा कटवाया गया था? ये कटवाया गया था, शैव शासक था एक। शैव शासक कहाँ का शासक था ये? तो बंगाल का। और बंगाल को उस समय किस नाम से जाना जाता था? गौड़। तो गौड़ वंश का या गौड़ का शासक कौन था इस समय? शैव शासक, शिव धर्म को मानने वाला शशांक। शैव शासक शशांक के द्वारा जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। बोधि वृक्ष कहाँ पे था? बोध गया में स्थित था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है हमारा पुलकेशन II के बारे में हमने पहले किया। पुलकेशन II ने किसे हराया था? इसने जो है हर्ष को हराया था। हर्ष का दक्षिण अभियान चला हुआ था, दक्षिण अभियान के समय पुलकेशन II ने उसे हरा दिया था। भास्कर वर्मा कहाँ का रूलर था? तो ये कामरूप का रूलर था और ये हर्ष का ही क्या था? समकालीन था। ठीक है, चलिए 47 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो थानेश्वर अभी पढ़ा हमने किसकी है? हर्ष की राजधानी पहले थानेश्वर थी और उसके बाद कौन सी हो गई? कन्नौज हो गई। तो थानेश्वर में पहले वर्धन वंश की राजधानी किसने की? हर्षवर्धन तो बाद में आया ना। तो इन चारों में से राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या जयवर्धन, तो इन चारों में से ऑप्शन राइट है पुष्यभूतिवर्धन। पुष्यभूतिवर्धन ने जो है थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना की थी। अब राज्यवर्धन कौन था? तो बेटा था। राज्यवर्धन पुष्यभूतिवर्धन का बेटा था। राज्यवर्धन के बाद पुष्यभूतिवर्धन के बाद राज्यवर्धन बना था और राज्यवर्धन के बाद उसका भाई हर्षवर्धन जो है वो रूलर बना था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट बौद्ध किंग हु वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड राइटर ऑफ संस्कृत? निम्नलिखित में से कौन अंतिम बौद्ध राजा था
जो संस्कृत का एक महान विद्वान और लेखक था। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? तो इन चारों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर था वो था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? 3 बुक्स जो हैं वो फेमस हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। नागानंद, रत्नावली, नेक्स्ट वन इज प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी, ठीक है, ये तीनों बुक्स जो है किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के द्वारा। एक और फेमस राइटर आता है इस समय, नागार्जुन। नागार्जुन जो है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, और ये एशियंट हिस्ट्री के समय में उस टाइम पे सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दी है? प्रेजेंट टाइम पे जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। और उस टाइम पे सेम जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ चीजें कही थी, एक्सप्लेन किया था, उसी चीज को नागार्जुन ने उस टाइम पे कुछ बातें बता दी थी, इसलिए उन्हें जो है भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया? फायान, ऑप्शन बी इज इत्सिंग, सी मेक्सनीज एंड डी हेनसांग। तो इन चारों में से कौन आया था हर्षवर्धन के टाइम पे? हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री है वो हेनसांग आया था। कब से कब तक आया है? टाइम पीरियड अगर हम इसका देखें तो है 629 टू 645। किस लिए आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। और बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ पे मिलती थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए सबसे फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। नालंदा में ये आया था। इसने वहां पे बौद्ध ग्रंथ पढ़े भी और उन बौद्ध ग्रंथों को जो है ये ले भी गया था अपने साथ। ठीक है, हेनसांग, इस यहाँ पे जो हेनसांग की बुक थी वो कौन सी बुक है? सीयू की। हेनसांग की बुक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। सीयू की बुक जो है इसके द्वारा लिखी गई थी। और इसी तरह से फायान की एक बुक थी जिसे बोला जाता है फूको की। फूको की। हेनसांग की बुक के बारे में पहले पूछ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है ये। और साथ ही साथ जो है फायान के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसने कौन सी बुक लिखी है। फूको की पुस्तक जो है इसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हमारे ये 50 क्वेश्चन हो गए। अगर आप ये भी कवर अप कर लेते हो एशियन हिस्ट्री के इस पार्ट में से, तो आपके इसमें से क्वेश्चन कवर अप ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर 1-2 रहते भी हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो क्वेश्चन से हमने कवर अप कर दिया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।